में लोकसभा चुनाव होना है, 2 चरण उसके हो चुके हैं, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों की भाषा, खासकर सत्ता में बैठी बीजेपी के नेताओं की भाषा सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रही है। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बांसवाड़ा के अंदर बयान दिया कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक दल है, वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र या हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी मुस्लिमों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे उनमें बांट देंगे। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। किन के ज्यादा बच्चे होते हैं, घुसपैठिए कौन है, सीधा सीधा उसने मुस्लिमों का नाम लिया है। ये सांप्रदायिकता का जो एक भाषा इस तरह बोली गई है, तो हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो घोषणा पत्र आया है उसमें जो 5 गारंटी मुख्य है, उसके बारे में हमारे साथ एडवोकेट विक्रम मित्तल है, जो अलग अलग मुद्दों पे जब भी कोई कानून नया आता है, जब भी कोई मसला होता है, तो उस पर अपनी तार्किक एक पक्ष रखते हैं। तो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस की जो गारंटी है, वो क्या है, मुख्य है, उसमें क्या ऐसी कोई चीज है कि उनकी संपत्ति को खोज के मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा या दलितों में बांट दिया जाएगा या अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा, जो उन्होंने मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका हवाला दिया। तो सर कितनी सच्चाई है? प्रधानमंत्री का मैंने वो भाषण सुना था और बड़ा ही खेद का विषय आप कह सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी वो कम से कम हमारे देश की ऐसी संस्कृति नहीं रही है, कम से कम कि प्रधानमंत्री इस भाषा में बात करें, और पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस भाषा में बात की है। और जहां तक जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो 5 अप्रैल को जारी हुआ, 5 अप्रैल से लेके अब तक मैं कई बार उसको पढ़ चुका हूं, और आप गूगल पे सर्च करके उसमें जब सर्च करेंगे उस पूरे घोषणा पत्र में मुस्लिम वर्ड भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ना कहीं कोई संपत्ति के बंटवारे की बात है, ना कहीं कोई संपत्ति जो है ना मंगलसूत्र की बात है, किसी भी तरीके की जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं निराधार है, बिल्कुल झूठ है। और जहां तक मुसलमानों को आरक्षण देने की वो कह रहे हैं कि ऐसा भी इसमें कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है। हाँ, आरक्षण के बारे में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है आरक्षण के मामले में जो अभी तक एक लिमिट है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये संवैधानिक लिमिट है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस लिमिट को खत्म करेंगे और 50% से ज्यादा आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी के इस संविधान संशोधन के बाद संभव हो पाएगा। और उसका कारण है, आज देखिए देश के अंदर हर वर्ग, अलग अलग वर्ग, वो ये कह रहा है कि मुझे आरक्षण दिया जाए, मुझे ओबीसी में शामिल किया जाए, और जब उनको शामिल करने की बात आते हैं तो जो ओबीसी वर्ग है वो ये कहता है कि हमारा हिस्सा हमारा नहीं जाना चाहिए। अब जब आपके पास लिमिटेड है, 50% ही आरक्षण है, और अगर उसमें किसी कैटेगरी को शामिल करना है तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी का मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वो 50% के आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे और देश में एक जातिगत जनगणना होगी, और जिसका जितना हिस्सा है, जनसंख्या के अनुसार जिसका जितना हिस्सा बनता है उसके हिसाब से उसको हर जगह पे उतना प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा उन्होंने जरूर कहा है। परंतु मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में, मुसलमानों को संपत्ति देने के बारे में ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। ये बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल गलत बात है। वकील साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो 5 गारंटी आई है उसमें हम सिलसिलेवार देखें कि युवाओं की, महिलाओं को, श्रमिकों को, किसानों को, क्योंकि लंबे टाइम से एक आंदोलन भारत के अंदर रहा है, खासकर उत्तर भारत में किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, तो उसके बारे में उसने अलग अलग क्या कहा कि युवाओं को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र को तैयार करने में काफी एनर्जी लगाई है और अलग अलग जगह से ओपिनियन भी ली है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली है, और पी चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी,
काफी अच्छा मैनिफेस्टो मैं समझता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने आप को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए ये एक री इन्वेंट करने की कोशिश की है। और मैं ऐसा भी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इस घोषणा पत्र को हर घर तक पहुंचा दिया तो कांग्रेस को जिताने से कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र लागू कर दिया तो कांग्रेस को कोई हटा नहीं सकता। तो काफी अच्छा घोषणा पत्र है। जहां तक 5 गारंटियों का सवाल है, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम युवाओं को न्याय देंगे। न्याय में क्या कह रहे हैं वो, कि पहला सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि 30 लाख के करीब पद केंद्र सरकार के पास खाली पड़े हैं, जिसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, जो सैंक्शनड पोस्ट है, वो ये कह रहे हैं 1 साल के अंदर सारे के सारे 30 लाख पदों को हम भर देंगे। पहली उनकी गारंटी है। दूसरा वो ये कहते हैं उसके साथ साथ युवाओं के लिए कि जो भी बीए करा हुआ बच्चा है, जो डिप्लोमा धारक है, जो ग्रेजुएट है, उसको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देंगे। और अप्रेंटिसशिप का एक कानून बनाएंगे। उस अप्रेंटिसशिप के कानून में वो अप्रेंटिसशिप भी करेगा और 1 लाख रुपए सालाना उसको मिलेगा। ये गारंटीड है, ऐसा कानूनी वो अधिकार उसको देंगे। ये युवाओं के लिए, मतलब योजना नहीं होगी, कोई कानून होगा। हाँ बिल्कुल, अप्रेंटिसशिप एक्ट उन्होंने कहा है कि हम अप्रेंटिसशिप का एक्ट देंगे, उस एक्ट के तहत ही ये सारी चीजें उनको मिलेंगी। दूसरा ये कहा है कि एजुकेशन जो लोन लिया है, शिक्षा के नाम पे लोन ले लिया, वो फिर उनको नौकरी नहीं मिली, वो जो एजुकेशन लोन है वो नाशूर बन जाता है, वो लोन माफ करेंगे, ये उन्होंने कहा है। 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको मोबाइल फोन देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके अलावा कोविड के दौरान बहुत से युवा ऐसे थे जो कि पेपर नहीं दे पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, इंटरव्यू नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से वो ओवरेज हो गए, अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको भी मौका वो दोबारा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की बड़ी एक पॉपुलर डिमांड रही है पूरे देश में कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जेम लिंगदो की कमेटी के आधार पे छात्र संघ चुनाव भी वो बहाल करेंगे पूरे देश के अंदर, ऐसा उन्होंने युवाओं के बारे में कहा है। एक है महिलाओं के बारे में। नहीं, इसमें कोई निःशुल्क शिक्षा की भी कोई बातचीत अगर की गई है, नहीं की गई है? विलंबित मांग रही है कि पढ़ाई का हम पैसा क्यों दें? कोई निःशुल्क शिक्षा की बातचीत अभी 8वीं तक शायद कोई ऐसी शिक्षा है। राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार ये कहती है कि 8वीं तक के विद्यार्थियों को वो फ्री शिक्षा देंगे। अब इसको बढ़ा के 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जो है महिलाओं के बारे में कहा है कि महिलाएं जो है वो ये मानते हैं, और देश की जो 50% आबादी है महिलाएं, और बहुत सशक्त वर्ग देश का है, उनका बहुत बड़ा योगदान देश की आजादी में, देश के विकास में रहा है। वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए सबसे पहले तो ये करेंगे गरीब जो परिवार हैं उनकी जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना वो देंगे, यानी कि 8500 रुपए पर मंथ एक महिला के खाते में आएंगे। ये बुजुर्ग महिला की उम्र की कोई लिमिटेशन रखी गई है या परिवार के अंदर जो मुखिया महिला है? देखो, अभी तक उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि किसको एग्जैक्टली मिलेगा, परंतु ये कहा गया है कि गरीब परिवार की जो महिला है, गरीब परिवार की क्या डेफिनेशन होगी ये भी उन्होंने नहीं कहा है, परंतु एक क्राइटेरिया डेवलप करेंगे। और ऐसा उनके नेताओं के संबोधन से लग रहा है कि लगभग हर परिवार की मुखिया को जो है, महिला मुखिया को, उसमें इस तरीके से 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अच्छी स्कीम है, गारंटी की स्कीम है। और राहुल गांधी ने तो अपने भाषण में ये भी कहा कि महिलाएं जो है, जो घरों में जो काम करती हैं, उन घरों में काम करने के बदले में उनको कुछ नहीं मिलता, उनके काम की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और हम इसके काम को काम मानेंगे, इसलिए 8500 रुपए 1 महीने के हम देंगे। अगर इस इंटेंशन से वो दे रहे हैं, अगर राहुल गांधी की भाषण को देखें और जो इसमें लिखा गया है उसको देखें, तो उससे लगता है कि हर परिवार की महिला को शायद ऐसा कुछ मिलेगा। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में भी ऐसी चीजें आई कि जो महिलाएं हैं,
खास तौर पे उनके जो घरों में काम कर रहे हैं उसकी कीमत भी कोई तय हो। महिलाएं इतना सारा काम करती हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, परंतु आर्थिक तौर पे उनकी जेब में कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की एक गारंटी उन्होंने देने की कोशिश की है। लागू कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये देखने का काफी इंटरेस्टिंग विषय होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो रोजगार है 2025 के बाद जो रोजगार निकलेंगे केंद्र सरकार के स्तर पे, उस रोजगार में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था होगी कि हर नौकरी में 50% महिलाएं जरूर ली जाएं। और कामकाजी जो महिलाएं हैं, वर्किंग वीमेन है, होता क्या है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको कई बार अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, कोई पीजी में रहना पड़ता है, कोई कमरा ढूंढना पड़ता है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कामकाजी महिलाओं के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हॉस्टल होगा, उसके अंदर वो महिलाएं रह सकती हैं। और एक जो पंचायतें हैं जिसमें कि महिलाएं चुनी गई और महिलाएं जो चुनी गई उनके वहां पुरुष पति या पुरुष जो पिता हैं या पुरुष बेटे हैं वो काम करते हैं, और उनका तर्क ये होता है कि महिलाओं को मालूम नहीं है कि कैसे काम करना है। तो उन महिलाओं को सहयोग करने के लिए अधिकार मैत्री के नाम से ऐसे लोग रखे जाएंगे जिनको कि पंचायतों के अधिकारों के बारे में जानकारी हो, ये महिलाओं के न्याय के बारे में। वो अधिकार मैत्री जो रखा जाएगा वो महिलाओं को पूरी एक जानकारी देगा कि हाँ, ये आपको काम करना है, पूरा उसमें उसका सहयोग करेगा। हाँ, महिलाओं को वो सहयोग करेंगे कि पंचायतों को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, ये सारी चीजों में वो सहयोग करेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से, और इससे अगर वास्तव में ये ठीक से लागू हो जाता है और महिलाएं अपने स्तर पे पंचायतों को रन करने लग जाती हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उन्होंने कहा किसानों के न्याय के बारे में। किसानों के बारे में उनका ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी का कानून वो लेके आएंगे। सबसे पहले कोई न्याय की घोषणा उन्होंने की थी तो एमएसपी के गारंटी के कानून की घोषणा। एमएसपी का जो गारंटी कानून, वो खरीद गारंटी कानून लेके आए। हाँ, एमएसपी की खरीद की गारंटी का। और उसका आधार क्या होगा? स्वामीनाथन आयोग होगा? हाँ, उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो भी लागू करेंगे और एमएसपी की गारंटी का जो कानून है वो लागू करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये देखने का इंटरेस्टिंग विषय होगा। लेकिन घोषणा पत्र में उन्होंने डाला, घोषणा पत्र में उन्होंने बाकायदा शामिल किया है, और घोषणा पत्र में ही नहीं शामिल किया है, वो पूरे देश में अपने भाषणों में अपने उसमें वो चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा कि हर जिले में एक एग्रीकल्चर और एक वेटनरी कॉलेज खोला जाएगा जिसमें युवाओं को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिले, किसानों को एग्रीकल्चर की अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ एचयू है तो उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, परंतु हर जिले के किसान फायदा ले पाए इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे। एक क्या होता है कि जो फसल हमारी खराब हो जाती है उसका बीमा लेने के लिए 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल बीमा नहीं मिलता, और मैं तो कह रहा हूँ किसान संगठनों को धरना लगाना पड़ता है, आंदोलन चलाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी सरकार देती नहीं है। उन्होंने कहा है कि फसल खराब के होने के बाद 30 दिन के अंदर किसान के खाते में फसल का जो बीमा है वो चला जाएगा। ये किसानों के बारे में उन्होंने कुछ गारंटियां दी। और एक है श्रमिक न्याय। श्रमिक न्याय के बारे में उन्होंने कहा है कि मनरेगा की जो मजदूरी है, जो मनरेगा का कानून है, उसके तहत कम से कम 400 रुपए दिहाड़ी पक्का मिलेगी, इससे कम दिहाड़ी पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। अभी जैसे मतलब बहुत से राज्य है वहाँ 200 के आसपास दिहाड़ी भी है, जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती, तो वो जैसे पूरे हरियाणा में 300 के करीब है, 300 से आई थिंक की ज्यादा है, और बाकी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 200 है। राजस्थान में हम बात करें तो बहुत कम है। हाँ, राजस्थान में काफी कम है। तो वो सब जगह 400 रुपए कम से कम दिहाड़ी होगी मनरेगा की। मिनिमम जो वेज है वो 400 रुपए संगठित असंगठित जितने भी मजदूर देश में हैं उनको 400 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। और इसी तरीके से जो आंगनवाड़ी वर्कर है, मतलब स्कीम वर्कर के लिए भी इन्होंने काफी अच्छी घोषणाएं की है। एक तो आंगनवाड़ी वर्कर की जो संख्या है देश में डबल की जाएगी, यानी कि अभी देश में 14 लाख के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हैं, 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर नए भर्ती होंगे।
दूसरा उन्होंने कहा है कि ठेके पर भर्तियां नहीं होंगी, कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। ऐसी काफी महत्वपूर्ण घोषणा है। ये जो कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, जो ठेके पे भर्तियां नहीं होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या राज्य गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि बहुत बार राज्य गवर्नमेंट के अलग अधिकार होते हैं। वो जो घोषणा पत्र उन्होंने जो जारी किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का किया है, क्योंकि आज के दिन चुनाव केंद्र की सरकार के लिए हो रहा है, तो वो सारी चीजें केंद्र की सरकार की बात कर रही है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर केंद्र की सरकार वो कानून के तहत इस तरीके की गारंटियां दे देती है तो निश्चित तौर पे राज्य की सरकारों को भी वो देनी पड़ेंगी। राज्यों में वो मुद्दा बनेंगे तो राज्यों में उस तरीके की बात होगी। तो इसी तरीके से आशा वर्करों के बारे में उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आशा वर्करों को जो भी मेहनताना मिलता है, जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, उसको वो डबल कर देंगे। यानी कि अब अगर मान लिया 25% हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है तो उसको वो 50% कर देंगे। और स्टार्टिंग में था भी 50%, बाद में बीजेपी की सरकार ने उसको घटाया था। तो ये श्रमिकों के न्याय के बारे में है। बीजेपी की सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है, उससे कुछ टाइम के घंटों में भी चेंज हुआ है कि 12 घंटे का डे कर दिया गया है, 4 दिन का सप्ताह कर दिया गया। इस पे क्या कुछ बोला गया या नहीं बोला गया? देखो, लेबर कोड पे सीधा सीधा तो घोषणा पत्र में कोई इसका जिक्र नहीं है, परंतु वो ये कह रहे हैं कि लेबर कानूनों में इस ढंग से सुधार किए जाएंगे कि जो लेबर है उसके बीच में और जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है उनके बीच में एक बैलेंस स्थापित हो कि भाई ना श्रमिकों को नुकसान हो ना एम्प्लॉयर को नुकसान हो, उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए लेबर लॉ में सुधार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेबर कोड के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं इसमें कहा गया है घोषणा पत्र के अंदर। एक चीज और है, इसके अलावा एक और कहा है कि जैसे मनरेगा है गांवों की स्कीम, रूरल गारंटी एक्ट है, तो ऐसा शहरी रोजगार का भी कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये जैसे एक पुरानी डिमांड रही थी कि मनरेगा को शहरों में भी लागू किया जाए, तो वैसा कोई कार्यक्रम शहरों के अंदर भी वो लागू करने की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक न्याय है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में मैंने पहले भी कहा कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसको उसका हक मिले, इस बात की कोशिश की जाएगी। और उसमें बहुत सारी कैटेगरी दी है कि भाई जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसमें भी SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा, और ठेके पर जो भर्तियां हो रही हैं उनको बंद किया जाएगा। जो ठेके दिए जाते हैं खासतौर पे कोई नाली का, कोई गली का, कोई रोड का, उन ठेकों के अंदर जो पब्लिक के जो ठेके हैं उनके अंदर SC ST को प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने प्रावधान करने के लिए कहा है। जो स्कॉलरशिप मिलती है SC ST को उनकी राशि डबल करेंगे। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, और जो मतलब कि बहुत पुरानी लेफ्ट की भी एक डिमांड रही है कि भूमिहीनों को जमीन वितरण करेंगे। लैंड रिफॉर्म की जो बात है वो उसमें उन्होंने उसके बारे में कहा है। और स्वामीनाथन आयोग में भी है लैंड रिफॉर्म की बात है, कम से कम 1 एकड़ दी जाए। लेकिन लैंड रिफॉर्म का जो पूरा एक मसला है, ये किस आधार पे की जाएगी? किसी की भूमि छीन के की जाएगी या वैसे जो सरकार की जो जमीनें हैं वो दे दी जाएगी? अभी तक इसमें इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको जमीन कुछ ना कुछ दी जाएगी, भूमिहीनों को जमीन वितरण की जाएगी, इस तरीके का उसमें लिखा गया है। जो PhD की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी संख्या डबल की जाएगी। ब्लॉक स्तर पे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, अंबेडकर भवन बनेंगे हर एक जिला स्तर पे, जो SC ST के रहने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे भवन बनेंगे। अब देखिए ना, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया 14 अप्रैल को, और वो ये दावा कर रहे थे कि हमने अपना घोषणा पत्र अंबेडकर जयंती पे जारी किया, परंतु दुर्भाग्य की बात यह कि उसमें अंबेडकर की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहीं नाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और वो लफाजी कर रहे हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पे हम इस तरीके के हॉस्टल बनाएंगे। और एक और कहा है कि रोहित वेमुला के नाम पे शिक्षण संस्थानों में कोई भेदभाव ना हो, इस बात के लिए रोहित वेमुला के नाम पे एक एक्ट लेके आएंगे। वो उसके ऊपर डिटेल में उन्होंने कहा है।
और मतलब कि आर्थिक और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कास्टों में हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान होगा। ये इस तरीके का प्रावधान किया गया है। जो आरक्षण की सीमा मेरा सवाल ये है, जब इसकी बातचीत आती है इस पूरे मसले में, हमने बातचीत की है, मैं जानना चाहता हूं कि जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे किसी भी छात्र का, नौजवान का, किसान का, उसके ऊपर पुलिस का बर्बरता से दमन खासकर इस सरकार में हुआ है। ठीक है, किसानों को रोक लिया गया, बॉर्डर पे गोलियां चलाई गई, मोटार भी चलाए गए हैं भी, जो देखने में आ रहा। क्या कोई आंदोलन होगा तो इसके ऊपर कोई बातचीत की गई कि पुलिस का उस प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा, सीआरपीएफ नहीं लगाई जाएगी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने उठाया और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर एक संविधान के बारे में कुछ चीजें लिखी गई है कि हम अगर आएंगे तो संविधान के बारे में, संविधान उसको बोला उन्होंने संवैधानिक न्याय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। और पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से या मानव अधिकारों का, या मूलभूत अधिकारों का, या अभिव्यक्ति की आजादी का जिस तरीके से खंडन हुआ है, जिस तरीके से तार तार हुई है, उसको देखते हुए उन्होंने सारी चीजें की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, और मीडिया की फ्रीडम के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मीडिया के लिए उस तरीके से कि मीडिया को जो दबाया जा रहा है, मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज जो पूरी तरीके से सत्ता के पक्ष में सरेंडर कर दिया है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मीडिया को स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, कोई भी किसी तरीके का खाने का, पीने का, पहनने का, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई रोक टोक देश में नहीं कर पाएगा। इस तरीके के प्रावधान उन्होंने करने की कही है। एक उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल डेफेमेशन, कि आपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल दिया जो कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो कि संविधान ने आपको दिया है, वो बोलते ही आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और तो एक आपराधिक मानहानि जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल डेफेमेशन जो है, उसका उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल डेफेमेशन को हम खत्म करेंगे इस तरीके के मामलों में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है उन्होंने कि जो कोई भी आंदोलन शुरू हुआ, जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ 13 फरवरी को, उससे 5 दिन पहले ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, इंटरनेट बंद। इंटरनेट आज के दिन हमारा एक तरीके से एक राइट है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, जो बेसिक नेसेसिटी हो गया है, और उसको लेके उन्होंने कहा है कि देश में इंटरनेट शटडाउन नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक इंटरनेट बंद रहा कि सारे लोगों की आंखें बाहर आ गई थी, और वही इंटरनेट जो है ना कश्मीर के अंदर 550 दिन बंद रहा। और वो लोग पूरे देश से, पूरी मणिपुर के अंदर 200 दिन तक इंटरनेट बंद रहा। और मणिपुर की वीडियो जो मतलब कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की, दुष्कर्म की, और मैं ये कह रहा हूं बहुत बुरी तरीके से जो अत्याचार हुआ, उसकी वीडियो कितने दिनों के बाद आई? वो इसलिए आई कि वहां इंटरनेट शटडाउन था। तो वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन नहीं करेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मीडिया, सोशल मीडिया ठीक से उठा नहीं पा रहा है, वो ये है कि उन्होंने गारंटी कही है। अब देखो, लोकसभा कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, सरकार का काम है, कोई उसमें प्रावधान नहीं है। और अब देखोगे 1952 से लेकर आज तक लोकसभा के दिनों की संख्या लगातार घटती आ रही है। उन्होंने कहा है कि साल में 100 दिन लोकसभा पक्का चलेगी, कम से कम। इसकी गारंटी दी? हाँ, 100 दिन जो चलेगी, 100 दिन लोकसभा जरूर चलेगी, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में 1 दिन, जब लोकसभा चल रही होगी, 1 हफ्ते में 1 दिन विपक्ष के एजेंडे पे बात होगी। देखो, लोकसभा जब चलती है तो सत्ता पक्ष एजेंडा रखता है, उसके ऊपर सारे लोग बहस करते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि विपक्ष अपना एजेंडा लेके आ सकता है, हफ्ते में 1 दिन उसको छूट मिलेगी। यानी कि अगर 5 हफ्ते का कार्यक्रम है तो 5 हफ्ते के अंदर 5 दिन विपक्ष को मिलेंगे, जब वो अपना एजेंडा अपनी तरफ से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट कही गई है कि जो पिछले दिनों जो हुआ, मतलब पिछले दिनों जो लोकसभा के स्पीकर को लेके भी उंगलियां उठती रही हैं,
कि वो अलग अलग, जैसे राहुल गांधी के भाषण की बात थी कि जो भाषण उन्होंने दिया वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया, माइक बंद करने तक की भी बात माइक बताई। बंद करने तक की भी नौबत आई कि जब विपक्ष के सांसद बोल रहे हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो ये कहा गया कि लोकसभा का जो भी स्पीकर बनेगा उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो जो है वो न्यूट्रल होगा, वो किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं होगा, और वो ताकि निष्पक्ष तरीके से अपनी व्यवस्था कर सके। इस तरीके के प्रोविजंस उसके अंदर कहे गए। एक और ये कहा है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जब हम कोर्ट में ये एक रूटीन की एक वो हम यूज करते हैं कि जमानत जो है वो मिले, ऐसा नहीं है कि उमर खालिद को इतने साल तक जमानत नहीं मिल रही। शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, बहुत सारे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अभी जो है ना मनीष सिसोदिया को है, रुपेश कुमार पत्रकार है, मतलब अंदर है, सिद्दीकी कंपन है जिसको बहुत लंबे टाइम बाद जमानत मिली। मिली। मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक वो अपना वो क्या कहते थे, वो साईं बाबा जिसको बोलते हैं, प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, मतलब कि वो एक कोर्ट से बरी होने के बावजूद भी दोबारा उसका केस भी चलाया गया, परंतु उसके बावजूद जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया का के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, जमानत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, जमानत नहीं मिल रही। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला लेके आएंगे कि जमानत के लिए कोई रूल रेगुलेशन भी बन सके कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये समझ बने, इस तरीके का भी वो लेके आएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो तरीके की बेंच बनाई जाएंगी। एक होगी जो संवैधानिक बेंच होगी, जिसका कि काम ये होगा कि जो संविधान से जुड़े हुए मसले हैं उन मसलों के ऊपर वो बात करेंगे, वो उस पे फैसले देंगे। और एक होगी जो अपील जो जाती है, नीचे से चल के ऊपर तक अपील चली गई, वो अपील सुनेंगे। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि अब देखो धारा 370 का मामला कितने साल बाद उसके अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का सवाल, इसी तरीके से आप ये राम मंदिर का सवाल, आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल, मतलब बहुत लंबे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पे आप देखोगे कि 6 साल बाद उस पर डिसीजन हुआ। अब 6 साल तक एक ऐसी प्रक्रिया जो असंवैधानिक थी वो चलती रही। अगर उसको ठीक टाइम से सुना जाता तो वो पहले बंद हो जाती। इसलिए स्पेशल संवैधानिक बेंच स्पेशल संवैधानिक बेंच कि वो सिर्फ संवैधानिक मसलों पे, सिर्फ संवैधानिक मसलों पे वो बात करेगी। इस तरीके की एक बेंच स्थापित करेंगे और एक अपीलेंट जो अपील सुनेगी वो बेंच। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने काफी अच्छे से घोषणा पत्र तैयार किया है। और पहली बार, मैं तो देखो कई इलेक्शन देख चुका हूं, मुझे लगता है कि पहली बार घोषणा पत्र किसी राजनीतिक पार्टी का इतनी चर्चा में है। और वो भी मतलब कि मोदी जी ने बाकायदा, आप देखो मोदी जी ने जिस दिन घोषणा पत्र का जिक्र किया कि इस घोषणा पत्र से मंगलसूत्र और ये चेक करेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, लाखों की संख्या में डाउनलोड हुए घोषणा पत्र, लोग पढ़ रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। और मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर कांग्रेस ने घर घर ये लोकसभा ये चुनाव के अंदर घर घर ये पहुंचा दिया तो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कोई हरा नहीं सकता। ये 2014 का हमने इलेक्शन देखा है, जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख सबको खाते में आएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद जब जैसे ही जीत के भारत के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई, तो अमित शाह ने कहा वो जुमला था। इस जुमला में और घोषणा पत्र में, चुनावी भाषण में और घोषणा पत्र में क्या अंतर होता है? क्या घोषणा पत्र कोई संवैधानिक ऐसा है जिसको कोर्ट में भी लेके जाया जा सकता बाद में अगर सरकार लागू नहीं करती है तो? देखिए, घोषणा पत्र कोई संवैधानिक कागज नहीं है, ये सही बात है। घोषणा पत्र एक परंपरागत तरीके से हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। और जो मोदी जी ने जो कमिटमेंट 15 लाख की थी वो भाषणों में की थी और बाद में उनसे मना कर गए। और इसके अलावा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो तो घोषणा पत्र में भी शामिल थी। परंतु 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीन लिया गया। उसकी आज के दिन वो घोषणा पत्र उन्होंने लागू नहीं किया और अमित शाह जी ने ये कह दिया कि ये तो एक जुमला था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो घोषणा पत्र में नहीं लिखा होता तो आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की चर्चा और इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। और अलग अलग कितने ही वादे किए गए हैं, महिलाओं के बारे में करेंगे, युवाओं के बारे में करेंगे और अभिव्यक्ति
के बारे में बहुत सारे कमिटमेंट 2014 में उन्होंने किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे। तो वो जब उन्होंने कमिटमेंट की थी, जब घोषणा पत्र में शामिल की थी, तभी वो मुद्दा बन पाए। और मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने उनको लागू नहीं किया। अगर मोदी जी उस घोषणा पत्र को लागू कर देते तो शायद आज जो स्थिति है वो वैसी स्थिति नहीं होती। तो एडवोकेट विक्रम मित्तल हमारे साथ थे। विस्तार से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र पे बातचीत रखी है, और पूरे घोषणा पत्र में कहीं पे भी ये नहीं आया कि कांग्रेस सरकार आपका धन या हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के मुस्लिमों को दे देंगे या घुसपैठियों को दे देंगे या ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक भाषा भारत का प्रधानमंत्री सरेआम बोल रहा है, ये जरूर लोगों को सोचना चाहिए। और जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ सकता है कांग्रेस के घोषणा पत्र को, उसको जरूर कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। इसके साथ में बीजेपी का भी जो संकल्प पत्र है वो भी पढ़ना चाहिए, और बीजेपी का ये भी एक समीक्षा करनी चाहिए कि 10 साल उन्होंने राज किया, 2014 में 2019 में जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, जो संकल्प पत्र जो बोलते हैं, उसको कितना उन्होंने लागू किया या कितना नहीं किया। ये जरूर आपको, खासकर जो पढ़ा लिखा तबका इस देश का है, उसको काम करना चाहिए, घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए। उसके बाद में जो अच्छा लगे, जो राइट लगे, उसको आम जनता तक लेके जाना चाहिए। तभी देश का संविधान बचेगा, तभी देश का एक जो धर्मनिरपेक्ष समतामूलक ढांचा है वो बच पाएगा। जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ, फिर